फ्रेंड्स, आप कभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। मैं मनोज सर पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो है कि सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है, जिसके आंसर की को मैंने डाला था और आप सभी ने बहुत ही उसको देखा, बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिला, जिसके लिए आप सभी का मैं आभारी हूँ। और इसके बाद मैं अब अगला नेक्स्ट को जो आपका एग्ज़ाम है वो हिंदी का है, तो हिंदी के मॉडल सेट और वीवीआई क्वेश्चन और जो कि संभावित प्रश्न है उनको मैं लेकर के वीडियो में आ रहा हूँ। तो आप वीडियो को फटाफट देखते जाइए और परीक्षा की तैयारी करते जाइए, तभी आपके 40 में 40 आने की संभावना बढ़ जाएगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल पर हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड हैं, यदि आप उनको नहीं देखे हो तो तत्काल उनको देख लें। आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपठित गद्यांश वाले क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर को दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ गद्यांश वाला सेक्शन दिया हुआ है, गद्यांश दिया है जिसको मैं पढ़ता हूँ। या मैं देखिए याद दिया है, आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ सबसे पहले आप परीक्षा हॉल में जब जाएं तो आप पढ़ लें, उसके बाद अब हम लोग प्रश्नों की ओर देखते हैं, क्योंकि मैं पैराग्राफ को पढ़ा हूं, आप भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए है। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो हमारे लिए क्या है, वरदान है। ठीक है, ऑप्शन बी। दूसरा है कंप्यूटर में टेलीविज़न की क्या होती है। तो कंप्यूटर में टेलीविज़न की क्या होती है, तो वो होती है स्क्रीन। ठीक है, कंप्यूटर में टेलीविज़न की स्क्रीन होती है। तीसरा है चिप का आकार कितना बड़ा होता है। तो चिप का आकार जो है आदमी के नाखून के बराबर होता है। ये सब जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये मैं अपने आप से कहीं से नहीं बता रहा हूँ, ये आपका ये जो पैराग्राफ है इसी में ये दिया हुआ, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसी में से आप मैं छांट के बता रहा हूँ। कंप्यूटर कैसा उपकरण है, तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। आगे चलते हैं। अब ये पद्यांश वाले आ गए हैं अंश, अब इनको हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनाव करें। पहला है दो घड़ी कदम अपने रोको, बढ़ चले हो तुम अंधेरे को न रुके, अगर तो तरसोगे नग जीवन के पग फेरों को, दुख के वित्र सुख कैसा सोचो, बिन धूप कहाँ फिर छाँव हो, बिन मृत्यु भला कैसा जीवन, कैसे बिन माटी गाँव हो, गंगा को तुमने विष दे देकर मार दिया, कुछ और बढ़े, तुमने अपने बल से नदियों को बांध दिया, कुछ और बढ़ो, तुम और बढ़े जब तुमने हिमखंड तक को पिघला डाला, तुम और बढ़े जब खेतों की मिट्टी को दूषित कर डाला। कवि के अनुसार मनुष्य किधर बढ़ रहा है। ठीक है, तो कवि के अनुसार मनुष्य जो है वो किधर बढ़ रहा है, तो वो अंधेर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है, अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने पैराग्राफ पढ़ा उसके अनुसार है, कवि जो है अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, कवि के अनुसार मनुष्य जो है अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। छठवां है किसके बिना शरद का आनंद नहीं, तो वो है दुख के बिना। यदि दुख न हो तो सुख का मज़ा नहीं है। ठीक है, बिना दुख के सुख का मज़ा नहीं आएगा, यानी जब तक आप परेशान नहीं होंगे, परेशानी के बाद जो आपको सफलता मिलती है उसकी मज़ा अलग होती है, और सफलता आपको माँ की गोद में ही प्राप्त हो जाए तो उसका आनंद उतना नहीं आएगा। सातवां है मनुष्य में किसे विष देकर मार डाला। ठीक है, तो मनुष्य ने गंगा को विष देकर मार डाला। ठीक है, गंगा को दूषित कर डाला। मनुष्य की गलतियों से क्या पिघल रहे हैं, तो मनुष्य की गलतियों से हिमखंड जो हैं वो पिघल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अभी 5 क्वेश्चन है, ये जो पाँचवा छठवां सातवां आठवां क्वेश्चन हम लोग देखे, ये अपठित पद्यांश था जो ऊपर था, उसी में से ये जो हमने पद्यांश अभी पढ़ा था इसी में से क्वेश्चन के आंसर आए थे। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये 8 क्वेश्चन आपके शुरुआत के परफेक्ट हो जाने वाले हैं, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है अगर आप ध्यान से मन लगा करके उसको पढ़ जाते हैं। अब वैकल्पिक व्यावहारिक व्याकरण देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता और न उसके आने की संभावना होती, वहाँ कौन सी क्रिया होती है, उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं, सकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक। तो हम उसे अकर्मक कहते हैं। ठीक है, कौन सा कहते हैं, कर्म के साथ उपस्थित नहीं होता है उसे हम अकर्मक कहते हैं। 10वां प्रश्न है कौन से वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया जानते ही हम, ऐसी क्रिया जो किसी को करने के लिए प्रेरणा प्रदान करे। तो माँ बच्चे को पानी पिलाती है। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है ये जो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, तो इनमें से कोई प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। माँ बच्चे को पानी पिलाती है, मोहन मिठाई खाता है, सीता तेज दौड़ती है, मैं पानी पीता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो है प्रेरणार्थक क्रिया का कोई उदाहरण नहीं है। बस यहाँ ये है कि पहला वाला थोड़ा जो है कि
सत्य के निकट है, लेकिन ये जो है कि प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे जैसे अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया, तो यहाँ होता है माँ ने बच्चे से पानी पिलाया, ठीक है, माँ ने बच्चे से पानी पिलवाया, तब जा कर के ये प्रेरणार्थक क्रिया होता। लेकिन यहाँ दिया हुआ है इसलिए आप एक को ही मारिएगा। अगला है राहुल ढोलक बजाता है, इस वाक्य की क्रिया का भेद बताइए। राहुल तो क्या बजाता है राहुल? तो राहुल ढोलक बजाता है, तो क्रिया में क्या या किसको करने पर उत्तर आता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आसमान में पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो उड़ रही है, ये आप जानते हैं, बहुत ही आसान है। 13वां देखिए, मैं अब सह नहीं सकता, वाच्य का कौन सा यकार है? ठीक है, मैं अब सह नहीं सकता, ये क्या है? भाववाच्य है, मुझसे सहा नहीं जाता। ठीक है, जहाँ विवशता व्यक्त की जाए वहाँ भाववाच्य होता है। कर्म का उपभेद है, कर्मवाच्य का उपभेद है, तो अकर्तृवाच्य जो है वो कर्मवाच्य का उपभेद है। 15वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 15वां प्रश्न कह रहा है कि मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया, यह किस वाच्य का उदाहरण है? मृदुला के द्वारा, तो ये कर्मवाच्य का जो है उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन जो है ये है कर्मधारय समास। ठीक है, कमल नयन यानी कमल के समान नयन। द्वंद्व समास में पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में जैसे राजा प्रजा हमने बताया था, राजा प्रजा, तो यहाँ दोनों पद प्रधान है, राजा और प्रजा दोनों पद, यानी कहें गरीब अमीर। ठीक है, गरीब अमीर, तो दोनों पद यहाँ पे प्रधान है। आगे देखिए, अगला है निम्नलिखित में कनक का अर्थ कौन नहीं है? तो जो कनक का अर्थ नहीं है वो कौन है? कनक मतलब धतूरा होता है, कनक मतलब सोना होता है, तो ए और बी दोनों यानी ये तीनों नहीं है। कौवा जो है कनक का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है। क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया की विशेषता को बतलाता है। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। ठीक है, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती है। अगला है कि जिस वाक्य में एक सामासिक क्रिया होती है उसे क्या उसे वाक्य कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक समापिक क्रिया होती है उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य कहते हैं। आगे चलिए, अब अगला प्रश्न है खंड ग से। यहाँ दिया है कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में एक कब्रपंथियों की सी कनपटी टोपी। तो इसके पढ़ लीजिएगा, इसके प्रश्नों को हम लोग फटाफट देखते हैं। बाल गोविंद भगत जैसी को टोपी कैसी थी? ठीक है, बाल गोविंद भगत की जो टोपी थी वो कबीरपंथी थी। कबीरपंथी जैसी बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? तो तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। आगे देखिए, लेखिका ने कहाँ धुआंधार भाषण दिया था? तो लेखिका ने अजमेर में भाषण दिया था। लेखिका के पिताजी के सामने किसने उसके भाषण की प्रशंसा की? तो डॉक्टर साहब जो है लेखिका के घर आए थे और उसके पिताजी से लेखिका के भाषण की प्रशंसा कर रहे थे। अगला है माँ ने किसे देखकर न रिझने का आदेश दिया? तो माँ ने किसे देखकर न रिझने का आदेश दिया? तो वो है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चेहरे को, ऑप्शन सी है। ठीक है, माँ ने किसे देखकर न रिझने का आदेश दिया? तो वह चेहरे को। नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया? तो नारियों के लिए वस्त्रों और आभूषणों को बंधन बताया गया है। अब यहाँ देखिए आगे लिखा है 28वां प्रश्न, भरमाया शब्द का क्या अर्थ है? तो भरमाया का अर्थ होता है भ्रमित होना। ठीक है, भरमाया का मतलब है भ्रमित होना। मृग तृष्णा का अर्थ है, मृग तृष्णा जो है छलावा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं रेगिस्तान में दोपहरी के समय में जब बालू में दूर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह सामने जल है, पानी का प्रतीत होता है, लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल और केवल बालू। तो वो एक प्रकार का छलावा होता है, भ्रम होता है। ठीक है, आगे आइए खंड घ देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है? तो उत्साह जो है वो आह्वान है। माँ की अंतिम पूजी किसे कहा गया है? तो बेटी को जो है माँ की अंतिम पूजी कहा गया है। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? थोड़ी सी त्रुटि है, तो मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान जैसी भारी थी। सूरदास की भाषा कैसी है? तो सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ध्यान रखिएगा आप लोग। कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं? तो कवि को आकाश में फैले बादल काले घंघराले बालों के समान लग रहे हैं। समाज में नाक किसका प्रतीक माना जाता है? तो समाज में नाक
इज्जत का प्रतीक माना जाता है। सुने होंगे कभी आप लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति की नाक कट गई, तो नाक वास्तव में उसकी नाक नहीं कटती है, यानी उसकी इज्जत चली जाती है। ठीक है। 36वां है माता का आंचल पाठ्य मुख्य पात्र कौन है? तो माता का आंचल में भोलेनाथ जो है वो मुख्य पात्र में है। ठीक है, भोलेनाथ। 37वां है लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो जितेंद्र नौरगे था उसका गाइड, जितेंद्र नौरगे। आगे चलिए। 38वां प्रश्न है कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? तो मूर्ति लगी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहा था? तो नवाब की ओर, जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो लखनऊ के नवाब थे। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? तो अमीरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी के मॉडल सेट जो कि जैक द्वारा जारी किया गया था और कोडरमा प्रशासन का जो प्रोजेक्ट मॉडल सेट 1 था उसको भी देख लिया। आज हमने प्रोजेक्ट मॉडल सेट 2 को देख लिया। ऐसे ही और भी मॉडल सेट और वीवीआई क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें।